Good evening, everyone. This is PD Vishwakarma. I hope you are doing well and preparing for whatever your goals are. साथियों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो चाहे फिर आपके एसएससी के एग्जाम्स हो, बैंक एग्जाम्स हो, या फिर यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, या ग्रुप डी, आरआरबी, रेलवे, किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनमें वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट कंटेंट लाया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आपको भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो मिलेंगे, जो ल्यूसेंट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होंगे वो मिलेंगे आपको। 25 इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। 50 क्वेश्चंस में से 25 जो होंगे वो ल्यूसेंट पर आधारित होंगे, जो जनरल नॉलेज होते हैं, और 25 जो आपके होंगे वो आपके जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट है उससे लिया गया है। तो वीडियो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि आगे का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस और किस देश में मनाया जाता है? आपका आंसर है दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो। दोस्तों, ये देश जो थे वो अलग अलग सन में आज़ाद हुए थे, अलग अलग जो ईयर्स थे उनमें फ्री हुए थे फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर। तो ये जो आपका दक्षिण कोरिया आज़ाद हुआ था वो 1945 में हुआ था। 1971 में 15 अगस्त 1971 को आपका ये बहरीन हुआ था, और कांगो आपका 1960 में हुआ था 15 अगस्त को ही। और भारत जो हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है? आपका उत्तर है नेपाल। की ही जरूरत नहीं पड़ी होगी क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा आंसर है, लेकिन इसके पीछे का रीजन शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि एक टाइम पर जब भारत पर आधिपत्य था मुगलों का, उसके बाद में जब उस समय, क्योंकि एक समय पर जब ब्रिटिश शासन था भारत पर, तो उस समय भारत में जो ब्रिटिश शासन चल रहा था, ब्रिटिश हुकूमत ने नेपाल के साथ जंग छेड़ दिया। नेपाल के साथ जंग हुआ और उस जंग में नेपाल की सेना हार गई, यानी नेपाल की हार होगी। तो नेपाल पर कब्जा ना करके जो ब्रिटिश हुकूमत था उन्होंने नेपाल पर कब्जा नहीं किया जैसा भारत पर कर रखा था, उन्होंने नेपाल के साथ संधि कर लिया। नेपाल के जो राजा थे उन्होंने आगे बढ़कर जो राजा थे उन्होंने आगे बढ़कर खुद आगे बढ़कर और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश हुकूमत से संधि कर ली। उस संधि के तहत ये स्वीकार किया गया कि जो नेपाल है वो एक तरह से ब्रिटिश हुकूमत की देख रेख में अपना शासन चलाएगा, उसे गुलाम नहीं बनाएगा ब्रिटिश हुकूमत, बल्कि उसे अपनी संरक्षित राज्यों की कैटेगरी में रखेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था जिस वजह से उसे आज तक गुलाम की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। और प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है कि चाइना हो, इंडिया हो, या उसके जो नेबरिंग कंट्री हैं, दो ही नेबरिंग कंट्री हैं, एक तो चाइना और एक इंडिया। तो ये जो चाइना और इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा, चाइना से उसे बहुत धमकी मिलती रहती है, इंडिया से तो हमेशा उसका लगाव रहा है। कभी कभी बीच बीच में थोड़ी बहुत छिटपुट बातचीत हो जाती है, वो मायने नहीं रखती है, लेकिन उसे इन दोनों कंट्रियों से उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई कभी भी कि किसी के साथ युद्ध करना पड़े या गुलामी में जाना पड़े किसी के। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था कि नेपाल आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है। अब अगला प्रश्न है कि विश्व में कुल कितने देश हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है कि 193 हैं, जो यूएन के सदस्य हैं, मेंबर हैं यूएन के। ऑफिशियली यूएन उन्हें बताता है कि ये 193 कंट्रीज आर इन द वर्ल्ड। बट जो ताइवान, कोसोवो, ये दो राज्य हैं, ये हैं ऑब्जर्वर के रूप में। ऑब्जर्वर बोलते हैं उन राज्यों को जिन्हें अभी ऑफिशियली मान्यता नहीं दिया है यूनाइटेड नेशंस ने कि ये भी एक स्टेट हैं। तो कोसोवो और ताइवान ये दोनों एक ऑब्जर्वर के रूप में हैं। ताइवान आपको पता ही है कि चाइना के साथ कितना बड़ा उसका इशू चलता रहता है। और जो कोसोवो है, कोसोवो एक अफ्रीकन कंट्री है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ये है अल मलविया, इराक। अल मलविया इराक में है। अल मलविया इराक में है ये। पांचवा क्वेश्चन है, विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? तो ये जो है वो सऊदी अरब है। इसका राइट आंसर है सऊदी अरब। वहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है। और सऊदी अरब के ऊपर से सऊदी अरब में जो मक्का है जहाँ पे, मक्का के ऊपर से हवाई जहाज़ नहीं उड़ते हैं, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट है कि मक्का में कोई बताया जाता है कि किसी अन्य वजह से नहीं उड़ते, लेकिन ऐसा कोई वजह नहीं है। वहाँ पर क्या है ना कि कोई हवाई जहाज़ मतलब एयरपोर्ट ही नहीं है, तो एरोप्लेन कहाँ से उसके ऊपर से उड़ेगा? तो ये दो फैक्ट हैं सऊदी के, ये आपको याद कर रखने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये है प्रशांत महासागर। अब आप बता सकते हैं मुझे कमेंट में कि कितने महासागर हैं। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर, ये 4 महासागर हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? सऊदी अरब है। हालांकि धीरे धीरे यहाँ के कानून जो हैं वो नरम बनाए, मतलब उतने ज़्यादा कठोर अब नहीं, अब थोड़े सॉफ्ट भी किए जा रहे हैं, क्योंकि पहले जो लेडीज़ें होती थी उन्हें वहाँ पर ड्राइव नहीं करने दिया जाता था, बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, एजुकेशन नहीं दिया जाता था, बहुत पहले की बात है। लेकिन अभी वुमेंस को वहाँ पर एजुकेशन भी दिया जा रहा है, उन्हें हर चीज़ में फ्रीडम दी जा रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस उन्हें मतलब दिया गया है, काफ़ी सारे राइट्स उन्हें वहाँ पर दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब उतना ज़्यादा कठोर वहाँ का कानून नहीं है। हालांकि जो वहाँ पर कठोर कानून किस वजह से था? क्योंकि वहाँ पर इस्लामी कानून चलता है, यानी शरिया कानून जो कुरान के अकॉर्डिंग है, तो उनका इस्लामिक जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग से देश चलता है। और इस्लामिक कानून जो है, शरिया कानून, उसमें बहुत ही ज़्यादा कठोर दंड बताया गया। यहाँ तक चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाने तक का दंड का प्रावधान है। तो इस वजह से इसे सबसे ज़्यादा कठोर कानून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार। ये आपको पता ही होगा कि चांद से भी देखी जा सकती है, अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ती है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और इसके बाद में जो दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, दूसरी नंबर पे दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, वो कुंभलगढ़ का जो वॉल है, वो राजस्थान में है। कुंभलगढ़ का किला का जो दीवार है वो है, उसे महाराजा कुंभादेव ने बनवाया था, और वो इंडिया की सबसे लंबी दीवार है। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है? आपका आंसर है अमेरिका के राष्ट्रपति को। सबसे ज़्यादा सुरक्षित जो प्रेसिडेंट होते हैं, या जो मतलब सीनियर होते हैं कंट्री के, जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, जो सबसे हाईएस्ट सीनियर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ के राष्ट्रपति हैं, उसके बाद में प्रधानमंत्री है, लेकिन वैल्यू ज़्यादा प्रधानमंत्री की है। और वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर है प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सैलरी प्रेसिडेंट की है, और सबसे ज़्यादा सिक्योर पर्सन पॉलिटिकली वही हैं, वो उन्हीं लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जहां के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है? आपका आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? उत्तर है कमल। अब आप मुझे बताएं कि राष्ट्रीय पशु क्या है? आप लोगों को पता ही होगा, बाघ। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं वो भी आप लोगों को रिमेंबर होने चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। किन के जन्म दिवस पे या किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जो हमारे हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा अभूतपूर्व योगदान दिया था अपना। तो इस वजह से उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगला है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान पर 2 परमाणु बम गिराए गए थे, और वो भी द्वितीय विश्व युद्ध में, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार में ही गिराए गए थे दोनों। ये चीज़ें भी आपको इस चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए।
और जो दोनों गिराए गए थे वो गिराया गया था, एक गिराया गया था 6 अगस्त, एक गिराया गया था 9 अगस्त को। और जो 6 अगस्त को गिराया गया था वो लिटिल बॉय था, और जो 9 अगस्त को गिराया गया था वो फैट मैन था। यानी लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से दो परमाणु बम अमेरिका पर जापान पर गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, वो भी सन 1945 में। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 में खत्म हो गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। और श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ही थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और जो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी थे उन्होंने लिखा था वंदे मातरम। तो हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा? हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? वो हमारा राष्ट्रीय गीत लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन थे? श्री वेद व्यास। मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इनका पूरा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखें। इस प्रश्न का आपको जवाब देना ही देना है कि श्री वेद व्यास का फुल नेम क्या था, पूरा नाम क्या था, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। विश्वविख्यात है और बहुत ही इसका एक जो मेन पार्ट है वो एक खंड है, उसका खंड का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। बहुत ही अच्छी किताब है। तो बहुत ही अच्छी किताब नहीं, बहुत ही अच्छा ग्रंथ कहा जाए उसे। अगला प्रश्न है हमारा, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? जम्मू से कन्याकुमारी के बीच में हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। अगला प्रश्न है, जनरल किस सेना का एक अधिकारी रैंक? ये थल सेना का होता है। जो थल सेना के जनरल होते हैं, थल सेना में एक पद होता है जनरल, तो उन थल सेना में जनरल पद होता है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? ये जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। भारत के किस राज्य में नहीं, ये इसे यूटी बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। अगला प्रश्न है, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? ये कश्मीर में स्थित है। कश्मीर में जो गुलमर्ग है वो भारत के जो विश्व विख्यात पर्यटन स्थल है वो कश्मीर में स्थित है, जिसे गुलमर्ग कहा गया। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। अगला है, हरबिलासम की रचना किसने की थी? श्रीनाथ ने। हरबिलासम की रचना किसने की थी? श्रीनाथ ने। अगला है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ये वो ह्यूम ने। ये वो ह्यूम ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के निर्माण में, कांग्रेस की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, बाद में रिटायर हुए थे। फिर इन्होंने जो भारतीय आंदोलनकारी थे उनके साथ मिलकर कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय ये आपका कर्नाटक में है। ये आपका कर्नाटक में है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद में की गई थी? प्रश्न 26, हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इसके बारे में भी आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। आगे मैं इसका आंसर कर ही दूंगा, प्रश्न में इसे लिया गया है। बाकी अगर आप लोग भी बता देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? सत्यार्थ प्रकाश में। जो स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार, उनका जो वर्णन मिलता है वो सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। और आप मुझे ये बताइए, या फिर मैं ही आपको बता देता हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और अगला है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। अगला है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक कौन से नेताओं में गिने जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक गर्म दल के नेताओं में गिने जाते हैं, जिनमें से लाल बाल पाल वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा था उनमें से एक नेता बाल गंगाधर तिलक भी थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? ये इलाहाबाद की गई, इलाहाबाद में की गई थी, जिसका अब नाम कर दिया गया है प्रयागराज। तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आंसर जो है 1885 है, माफ़ी चाहूँगा, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो इसमें जो इस संस्था की स्थापना की गई थी, वो उस स्थापना के दौरान सबसे ज़्यादा संख्या जो थी वो वकीलों की थी, यानी जो बैरिस्टर हुआ करते थे, और बैरिस्टरों ने मिलकर इस कांग्रेस की स्थापना की थी, जिनमें से मुख्य नेता जो थे उस समय वो थे, जिनका मुख्य योगदान था वो थे यो ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे। और उसके बाद में व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, बहुत सारे नेता थे। तो उन नेताओं में से व्योमेश चंद्र बनर्जी को चुना गया इसका पहला अध्यक्ष। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष चुने गए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? इसका आंसर है 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंग भंग के आंदोलन के नाम से एक आंदोलन हुआ, और इसका जो मूल नाम था वो स्वदेशी आंदोलन था। इसे बंग भंग क्यों कहा गया? क्योंकि बंगाल का विभाजन किया गया था, और बंगाल का विभाजन जब हुआ तो लोग भड़क उठ गए, और लोग भड़के तो उन्होंने बंग भंग यानी बंगाल का विभाजन भंग करो, उसे जो है उसका बंगाल का विभाजन वो निरस्त करो, कैंसिल करो, रद्द करो, और उसी के नाम से आंदोलन चला दिया। तो इस आंदोलन के पीछे मुख्य पर्पस था वो स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देना था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। तो इसीलिए इसका एक नाम स्वदेशी आंदोलन भी रखा गया। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी नाम के जो व्यक्ति थे, उनका महत्वपूर्ण योगदान था बंग भंग आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन को एक मूर्त रूप देने में, एक शिखर पर ले जाने का जो उनका था वो पूरा योगदान सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था। और ये कब हुआ था? ये 1905 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ये मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। तो दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना की थी ख्वाजा सलीमुल्लाह और आगा खान ने 1906 ईस्वी में। तो दोस्तों, जिन्ना ने 1913 में ज्वाइन किया था जो अपना ये था मुस्लिम लीग को, और 1906 में इसकी स्थापना हुई थी आगा खान और सलीमुल्लाह के द्वारा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि इसका पहला जो सेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका पहला सेशन कराची में किया गया था, यानी पहला अधिवेशन इसका कराची में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का बंटवारा 1907 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का बंटवारा नरम दल और गरम दल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। नरम दल के लीडर आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले थे, और अपना जो उस समय दादा भाई नौरोजी थे, और जो उस समय जो कांग्रेस के मतलब अधिवेशन में जितने भी सारे लोग थे, सारे जो नरमपंथी विचारधारा के लीडर थे कांग्रेस के, वो एक तरफ थे, और गरमपंथी यानी गरम दल वाले जो गरम माइंडसेट के लोग थे, तुरंत अग्रेसिव माइंडसेट के लोग जो थे वो एक तरफ थे। तो एक तरफ जो थे वो गरम दल के और नरम दल के, तो दोनों में फूट पड़ गया। फूट इस बात पर पड़ा कि गरम दल वाले कहते थे कि भाई हम कब तक अपना याचिका डालो और विनती करो। कांग्रेस जब स्थापना हुई तो इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस था उसका कि हम अभी अभी हमारी स्थापना हुई है, या फिर इस बात को लेकर कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ कभी भी एग्रेसिव अपना जो एग्रेसिव कमेंट नहीं करेंगे, हम कोई इस प्रकार की रणनीति नहीं अपनाएंगे जिससे सरकार को गुस्सा आए, या सरकार को गुस्सा दिलाने का काम कभी भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, याचिका डालेंगे और विनती करेंगे, और हम जो सुझाव देने का काम करेंगे कभी कभी कि इस प्रकार का कानून बनाया है, ये जनता के लिए ठीक नहीं, इसमें थोड़ा सा फेरबदल कर दो। लेकिन उस तरह से कोई स्टेप नहीं लेंगे जिससे गवर्नमेंट हमें तुरंत बैन कर दे या हमें दबाने का प्रयास करे। ये कांग्रेस का मूल फंडा था। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि 1885 से लेकर 1907 के बीच में दो पार्ट्स बन गए। धीरे धीरे लोगों का माइंडसेट चेंज होने लगा कि कब तक हम सिर्फ विनती करेंगे और याचिका डालेंगे। तो ऐसे नेताओं में लाल बाल पाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जो कि बंगाल का नेतृत्व कर रहे थे उस समय, ये तीनों नेताओं के नेतृत्व में गरम दल एक उभर कर आया 1907 में सूरत अधिवेशन में। तो कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में दो दलों में कांग्रेस विभाजित हो गई। अब कांग्रेस विभाजित हुई तो जो लोग थे, जो जनता थी, जो पब्लिक थी, वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट में आ गई गरम दल के। और गरम दल का ही ये एक तरह का गरम दल का ही देन था कि क्रांतिकारी विचारधारा के लोग खुलकर सामने आने लगे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इस तरह के लोग खुलकर सामने आने लगे और अंग्रेजों का विरोध करने लगे।
जबकि कांग्रेस का काम वही रहा धीरे धीरे। हालांकि बदलाव हुआ धीरे धीरे कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस कभी भी एग्रेसिवली अपोज नहीं किया उसने गवर्नमेंट को। बहुत ही ज़्यादा उसने किया तो कोई प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम आपका इस कानून पर समर्थन नहीं करेंगे। गांधी जी के रहने तक भी या फिर जब तक देश आज़ाद हुआ तब तक कांग्रेस ने इस तरह का कोई एग्रेसिव जो स्टेप था वो नहीं उठाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन को शुरुआत करने वाली जो महिला थी वो एनी बेसेंट थी और बाल गंगाधर तिलक। इन दोनों का अलग अलग जो था वो इन दोनों का होम रूल आंदोलन अलग अलग था। इनका कहना था कि जो एनी बेसेंट थी वो एक आयरलैंड की निवासी थी, इंडिया में रह रही थी। धार्मिक जो चीज़ें चल रही थी, रीति रिवाज थी, उस पर उनको सर्च कर रही थी और साथ ही साथ यहाँ के लोगों की मदद कर रही थी और यहाँ के लोगों के पक्ष में मतलब बोलती थी, यहाँ के लोगों को शिक्षा देने का काम करती थी। और अंग्रेज़ों के खिलाफ भी कई बार उन्होंने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए। 300 से ज़्यादा पुस्तकें उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में लिखी है और मतलब बहुत ही महान लेडी थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी थी वो। तो अभी जो उनका था वो होम रूल आंदोलन 1916 वाला, और जो इनका था बाल गंगाधर तिलक का होम रूल आंदोलन। बाल गंगाधर होम रूल आंदोलन को मतलब इनके आंदोलन को दबा दिया गया, उतनी अच्छे से ये प्रमोट नहीं कर सके और ये एक तरह से दब के रह गया। अगला है हमारा लखनऊ पैक्ट कब साइन किया गया और किस किसके बीच में साइन किया गया। लखनऊ पैक्ट वही है, लखनऊ पैक्ट में ही कांग्रेस में जो दो धड़े आई थी सामने 1907 में सूरत अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में वो दोनों एक हो गई। उन दोनों के साथ साथ जो हुआ वो मुस्लिम लीग का भी कांग्रेस के साथ में समझौता हो गया। तो कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता हुआ उसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये समझौता किसने करवाया था, ये श्रीमती एनी बेसेंट ने करवाया था। उन्हीं की बदौलत ये समझौता सफल हुआ था और ये कब हुआ था, दिसंबर 1916 में। अगला क्वेश्चन है हमारा मांटेग्यू घोषणा। मांटेग्यू घोषणा 1917 में लाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो था वो हम पास किया गया था 1919 में, 19 मार्च 1919 को। और जो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप लोगों को पता ही है क्यों, क्योंकि जो रॉलेट एक्ट था इसके अकॉर्डिंग क्या था, ये बताया गया कि बिना दलील, बिना वकील और बिना किसी उसका कानून है, बिना वकील बिना दलील का कानून है। इसमें आप किसी प्रकार की कोई अपील नहीं कर सकते, ना कोई दलील दे सकते हैं, ना ही वकील रख सकते हैं। अगर आपकी गलती, सरकार कहती कि आपकी गलती है तो आपकी गलती मान ली जाएगी, आपको तुरंत बिना किसी वारंट के, बिना किसी अग्रिम सूचना के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी आपको जब चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट बिना कोई अग्रिम सूचना दिए हुए इस एक्ट के अनुसार आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती थी, बिना किसी आपके गुनाह, कोई साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी आपने गुनाह किया है या नहीं किया है, लेकिन आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इसके खिलाफ दो लोग थे, एक हिंदू नेता थे और एक मुस्लिम नेता थे। भाईचारा बहुत ही ज़्यादा था उस क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिमों में। तो उस हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारे का वो था, उस समय दो नेता थे। वो दो नेताओं का नाम दोस्तों था सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। ये दोनों नेताओं को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि ये विरोध कर रहे थे। और रॉलेट एक्ट कानून को दोस्तों काला कानून कहा गया। इसके साथ ही साथ बहुत सारे नेता इसके विरोध में आ गए, महात्मा गांधी तक इसके विरोध में आया और एक दिन उनकी जेल भी, उनको जेल में भी बंद कर दिया गया। तो इतना ज़्यादा ये काला कानून था और ये बहुत ही ज़्यादा विरोध इसका किया गया। रॉलेट एक्ट की वजह से ही दंगा भी हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। हत्याकांड जो ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। और अभी इसका जो बैकग्राउंड स्टोरी वो हमने पहले क्वेश्चन में समझ ही लिया है, तो अब हम इस पर ज़्यादा समय ना व्यर्थ करेंगे, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था दोस्तों, खिलाफत आंदोलन ये था कि जो तुर्की में खलीफा होते थे मुसलमानों के, उनको क्या क्या अंग्रेज़ों का उस समय बहुत दूर दूर तक शासन चला करता था। दूर दूर ये कि ऑलमोस्ट पूरे विश्व पे था ही, बहुत छोटे मोटे जो बड़े बड़े राज्य थे जैसे वो उसके गिरफ्त से बाहर थे, बाकी सारे छोटे मोटे देशों पर उसका कब्जा था।
तो तुर्की पर भी इसका कब्जा था, इनका कब्जा था ब्रिटिशर्स का। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। खलीफा का पद समाप्त करके उन्हें हटा दिया पद से। अब सभी मुसलमान इसके विरोध में आ गए, क्योंकि खलीफा को वो अपना देवता का जो दूत मानते थे, देवदूत की तरह मानते थे कि खलीफा जो है वो अल्लाह के बाद में ही सर्वोच्च है, जो खलीफा ऑर्डर देगा वही हम लोग मानेंगे। तो खलीफा को हटाने के बाद एक आंदोलन चल पड़ा, खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन जो था वो भारतीय मुसलमानों के द्वारा चलाया जा रहा था। तो गांधी जी ने क्या सोचा कि मैं भी अपना चला रहा हूँ असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को, अगर मैं खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करूँगा, अपनी जो वो है वो सपोर्ट दूंगा, तो वो लोग भी क्या करेंगे, हमारे असहयोग आंदोलन को सपोर्ट देंगे। तो इससे अंग्रेजों के विरुद्ध क्या होगा, परस्पर मिलकर हम लोग विरोध कर सकेंगे, और अंग्रेजों को इससे बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचेगी। तो यही बेसिकली था 1919 का खिलाफत आंदोलन। अगला है हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई। ये 18 मई 1920 ईस्वी को हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। अगला है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। ये दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला है हमारा चौरा चौरी कांड, आंसर 5। चौरा चौरी कांड अगला हमारा क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। चौरी चौरा नाम का एक गांव है, वहाँ पर हुआ था। वहाँ पर एक व्यक्ति जो थे वो धरना दे रहे थे। वो धरना था उनका महंगाई के खिलाफ। लेकिन वहाँ की जो क्षेत्रीय पुलिस थी, चौरी चौरा की जो पुलिस थी, उसने उन्हें उसी समय चलाया जा रहा था असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन पूरे देश में छिड़ा हुआ था, और पूरे देश में महात्मा गांधी के द्वारा उसे चलाया जा रहा था। लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पर धरना दे रहे थे, पुलिस वाले गए और पुलिस वालों ने उनसे मारपीट करना शुरू कर दिया, उन पर लाठीचार्ज करना शुरू किया, उन्हें हटाना शुरू कर दिया वहाँ से। लेकिन वो व्यक्ति वहाँ से हटे नहीं। वहाँ पर बहुत सारे लोगों को लेकर वो व्यक्ति बैठे हुए थे जो महंगाई के खिलाफ धरना दे रहे थे, और उनके द्वारा क्या हुआ कि एग्रेशन लिया गया। लोग गुस्साए, जो लोग थे उन्हें गुस्सा आ गया, और उन लोगों ने थाने में ही आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। तो इस वजह से इसे चौरी चौरा कांड कहा गया, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने रोक दिया था, हमेशा के लिए उसे खत्म कर दिया था बीच में ही। स्वराज्य पार्टी की स्थापना। अगला क्वेश्चन है स्वराज्य पार्टी की स्थापना। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1930 ईस्वी को की गई थी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब की गई, 1924 में। आंसर है अक्टूबर 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की गई। किसके द्वारा की गई थी, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा की गई थी। और इसके बाद में फिर एक और आया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो हुई थी 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था। साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का बहुत विरोध हुआ था। ये एक बार एक क्वेश्चन और पूछता है कि साइमन कमीशन सबसे पहले भारत में कहाँ पहुंचा था, तो लाहौर स्टेशन पर साइमन कमीशन सबसे पहले आया था। तो दोस्तों ये कुछ थे हमारे 50 क्वेश्चंस थे, हिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को नॉलेजेबल लगा होगा, बहुत ही अच्छा रिवीजन हुआ होगा आपको। ये बेसिकली आपका एक रिवीजन वीडियो था कि अगर आप एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको ये हेल्प करे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर नीडी फ्रेंड्स सो दैट उन्हें भी इसका हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।